वेलकम टू ईवा सिंह। आज हम सेल बायोलॉजी पार्ट 1 को 0 टू एडवांस कवर करने वाले हैं। यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए और एग्जाम के लिए परमानेंटली याद हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। सेल बायोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान। नंबर 1, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। बायोलॉजी में सेल यानी कोशिका को जीवन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव का शरीर सेल्स से मिलकर बना होता है और शरीर के सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन यह बात साइंटिस्ट्स को एक ही दिन में पता नहीं चली थी। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और इसी हिस्ट्री से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी वाले क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सेल थ्योरी की जर्नी शुरू करते हैं। द ओरिजिन ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत की शुरुआत। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर्क यानी पेड़ की छाल के पतले स्लाइस को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। उन्होंने उसमें छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स देखे और उन्हें सेल नाम दिया। ध्यान रहे, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल मृत कोशिका देखी थी क्योंकि कोर्क की सेल्स उस समय तक जीवित नहीं थीं। और उन्होंने अपनी फेमस बुक माइक्रोग्राफिया में इस डिस्कवरी का वर्णन किया था। अब बात करते हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक की। उन्होंने अपने बनाए हुए पावरफुल माइक्रोस्कोप से तालाब के पानी का ऑब्जर्वेशन किया और पहली बार जीवित कोशिकाएं यानी माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा। इनमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया और अन्य छोटे सूक्ष्मजीव शामिल थे। यहीं से सेल बायोलॉजी की वास्तविक जर्नी शुरू हुई। अब तक हमने जाना कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, लेकिन अब सवाल आता है कि सेल थ्योरी आखिर किसने दी। तो चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। द मेन फाउंडर्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को मुख्य रूप से 2 साइंटिस्ट्स ने मिलकर दिया था, एसएससी, बीएसएससी, और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह एक फेवरेट फैक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं मैथियास श्लाइडेन की। ये एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि दुनिया के सभी प्लांट्स सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यानी अगर कोई भी प्लांट हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी बेसिक यूनिट सेल ही होती है। नेक्स्ट, थियोडर श्वान्ना। ये एक जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि दुनिया के सभी एनिमल्स भी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यानी प्लांट्स हो या एनिमल्स, दोनों की बेसिक यूनिट सेल ही है। इसके बाद श्लाइडेन और श्वान ने मिलकर ओरिजिनल सेल थ्योरी प्रस्तुत की। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी था, आखिर नई सेल्स आती कहां से हैं? इसका जवाब न तो श्लाइडेन दे पाए और न ही श्वान। फिर आए रुडोल्फ विर्खो। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया, ओमनीस सेल्यूला ही सेल्यूला। इसका आसान मतलब है हर नई सेल पहले से मौजूद सेल के डिवीजन से बनती है। यानी सेल कभी भी अपने आप नहीं बनती, हर नई सेल का जन्म किसी पुरानी सेल के डिवाइड होने से होता है। रिमेंबर, श्लाइडेन प्लांट्स, श्वान एनिमल्स, वर्चो न्यू सेल फ्रॉम ओल्ड सेल, ओमनिस सेलुलाए सेलुला एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही 3 साइंटिस्ट्स मिलकर मॉडर्न सेल थ्योरी की मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, दुनिया के सभी जीव, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, सभी एक या एक से अधिक सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सेल के नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, सेल जीवन की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब शरीर की बेसिक स्ट्रक्चर भी सेल बनाती है और शरीर के सभी फंक्शंस भी सेल ही परफॉर्म करती है। तीसरा पॉइंट, नई सेल हमेशा पुरानी सेल के डिवीजन यानी विभाजन से बनती है। यही बात रुडोल्फ विर्खो ने अपनी फेमस लाइन ओमनिस सेलुला ए सेलुला के माध्यम से बताई थी। चौथा पॉइंट, हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए मौजूद होता है। यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती है। इसी वजह से बच्चों में अपने पेरेंट्स के कई ट्रेट्स दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस, यानी ऐसे केसेस जो इस थ्योरी से थोड़ा अलग हैं।
सबसे पहला है वायरस, विषाणु। वायरस सेल थ्योरी का सबसे बड़ा एक्सेप्शन माना जाता है, क्योंकि वायरस के अंदर सेल जैसी मशीनरी नहीं होती, इसमें प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते। इसी कारण वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ध्यान रखें, जब वायरस होस्ट बॉडी के बाहर होता है तब वह इनएक्टिव यानी लगभग डेड जैसा होता है, लेकिन जैसे ही वह किसी होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करता है तो वह एक्टिव होकर अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। एक और इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है ह्यूमंस की मैच्योर रेड ब्लड सेल्स यानी मैच्योर आरबीसीएस, और प्लांट्स की सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी ये दोनों लिविंग सेल्स मानी जाती हैं और अपना फंक्शन पूरी तरह परफॉर्म करती हैं। अब तक हमने सेल थ्योरी को समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। दुनिया की हर सेल को उसके न्यूक्लियस यानी केंद्रक के डेवलपमेंट के आधार पर दो मेन कैटेगोरीज में बांटा गया है, और एग्जामिनर यहीं से सबसे ज्यादा ट्रू फॉल्स, मैचिंग और वन लाइनर वाले ट्रैप्स बनाता है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझ लेते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी आदिम या अविकसित, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस पूरी तरह विकसित नहीं हुआ हो। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी इनका डीएनए किसी मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं रहता, बल्कि डीएनए सीधे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जहां यह डीएनए रहता है उस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, इन सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और लाइसोसोम जैसे ऑर्गेनेल्स इनमें बिल्कुल नहीं होते। इन सेल्स में केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है। ध्यान रखिए, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल की पहचान है। इन सेल्स में डिवीजन बहुत सिंपल तरीके से होता है, इसे बाइनरी फिशन या अमिटोसिस कहा जाता है, यानी एक सेल सीधे दो नई सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अगला सेल वॉल देखो। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लिकन, जिसे म्यूरेन भी कहते हैं, की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, और माइकोप्लाज्मा जो दुनिया की सबसे छोटी सेल मानी जाती है। शॉर्ट में बस इतना याद रखिए, प्रिमिटिव सेल, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए इन न्यूक्लियोइड, नो हिस्टोन प्रोटीन, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, 70S राइबोसोम, बाइनरी फिशन, अमिटोसिस, सेल वॉल, पेप्टिडोग्लिकन। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। इतना याद रख लिया तो प्रोकैरियोटिक सेल से आने वाले ज्यादातर क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट टाइप की सेल की तरफ, यूकैरियोटिक सेल यानी विकसित कोशिका। सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझ लेते हैं। ईयू का मतलब होता है ट्रू यानी असली या पूरी तरह विकसित, और कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसलिए यूकैरियोटिक सेल का मतलब है ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस पूरी तरह विकसित, एडवांस्ड और मेम्ब्रेन से ढका हुआ हो। अब देखते हैं इसका न्यूक्लियस एंड डीएनए। यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके चारों तरफ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली होती है। यही मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। अब डीएनए की बात करें तो इन सेल्स का डीएनए लिनियर यानी धागे जैसा सीधा होता है, और यह हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम्स बनाता है। अगला ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग। यूकैरियोटिक सेल की सबसे बड़ी पहचान है इसमें सभी एडवांस्ड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में। यानी ये सेल्स स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में बहुत एडवांस्ड होती हैं। इनके साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यहाँ एग्जामिनर एक बहुत फेमस ट्रैप लगाता है। ध्यान से सुनिए, यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर 70S राइबोसोम भी पाया जाता है।
अब इसमें सेल डिवीजन देखो। यूकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन एडवांस्ड तरीके से होता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। माइटोसिस समसूत्री विभाजन बॉडी ग्रोथ और रिपेयर के लिए। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन गैमीट्स यानी स्पर्म और एग बनाने के लिए। अब सेल वॉल की कॉम्पोजिशन समझते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स है प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट्स जैसे अमीबा और पैरामीशियम। यानी जिन जीवों में ट्रू न्यूक्लियस और एडवांस्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं वे सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अब तक हमने सेल के टाइप्स समझ लिए। अब बात करते हैं सेल के सबसे बाहरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। हर सेल के चारों तरफ एक पतली, लचीली और जीवित झिल्ली होती है। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल के अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या आएगा इसका कंट्रोल करना। इसीलिए इसे सेल का सिक्योरिटी गार्ड या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे बड़ी खासियत है कि यह सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इसका मतलब यह हर चीज को अंदर बाहर जाने की परमिशन नहीं देती, बल्कि सिर्फ जरूरी और चुनी हुई चीजों को ही अंदर आने और बाहर जाने देती है। यानी सेल के अंदर क्या प्रवेश करेगा और क्या बाहर निकलेगा इसका पूरा कंट्रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। अब सवाल आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती कैसी है। इसका जवाब दिया था मेसिंगर और नाइकोलसन ने, और यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसे आसान भाषा में समझिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई ठोस दीवार नहीं है, बल्कि इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे तेल के एक समुद्र में बर्फ के टुकड़े तैर रहे हों। यहाँ तेल का समुद्र है फॉस्फोलिपिड्स और बर्फ के टुकड़े हैं प्रोटीन्स। यानी मेम्ब्रेन हमेशा थोड़ा फ्लेक्सिबल और डायनामिक रहती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन। अब जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। मुख्य रूप से यह 3 कंपोनेंट्स से बनी होती है। पहला कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन का मेन बेस बनाते हैं। ये 2 लेयर्स यानी बाइलेयर के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। हर फॉस्फोलिपिड्स के 2 हिस्से होते हैं। पहला हाइड्रोफिलिक हेड यानी ऐसा सिरा जिसे पानी पसंद होता है, और दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल यानी ऐसा सिरा जो पानी से दूर रहना पसंद करता है। यही दोनों मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा कंपोनेंट प्रोटीन। प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में डोर, चैनल और पंप की तरह काम करते हैं। यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स सीधे मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते उन्हें अंदर बाहर लाने का काम यही प्रोटीन्स करते हैं। तीसरा कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्टेरॉल। इनका मुख्य काम है मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ यानी मजबूती देना और सेल्स की रिकॉग्निशन यानी पहचान कराने में मदद करना। बॉडी की सेल्स एक दूसरे को पहचानने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन शॉट रिविजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग, थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। नेचर सेलेक्टिवली परमेबल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड नाइकोलसन। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, हाइड्रोफिलिक हेड, वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक टेल, वाटर हेटिंग, प्रोटीन्स, चैनल्स एंड पंप्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस कोलेस्टेरॉल, स्टेबिलिटी एंड रिकॉग्निशन। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आने वाले अधिकांश एमसीक्यूज आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर समझ ली, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सेल के अंदर और बाहर सामान आता जाता कैसे है, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से एग्जाम्स में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन। सेल के अंदर और बाहर पदार्थों का आना जाना मुख्य रूप से 2 तरीकों से होता है। सबसे पहले समझते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेल को कोई एनर्जी यानी एटीपी खर्च नहीं करनी पड़ती, यानी सामान अपने आप मूवमेंट करता है। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। एक डिफ्यूजन विसरण। डिफ्यूजन का मतलब है किसी पदार्थ का हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी जहां उसकी मात्रा ज्यादा हो वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन यानी जहां उसकी मात्रा कम हो उस दिशा में अपने आप चले जाना। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस इसी तरीके से मूव करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्रोसेस में किसी प्रोटीन चैनल की जरूरत नहीं होती और एटीपी भी खर्च नहीं होती। 2. ऑस्मोसिस, परासरण। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है, लेकिन इसमें सिर्फ वाटर यानी पानी मूव करता है। जब पानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका तीसरा प्रकार है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मान लीजिए कोई बड़ा मोलेक्यूल जैसे ग्लूकोज या अमीनो एसिड सेल के अंदर जाना चाहता है, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद प्रोटीन चैनल्स या कैरियर प्रोटीन्स उनकी मदद करते हैं, यानी वे प्रोटीन के दरवाजे से होकर सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यहां भी एटीपी बिल्कुल खर्च नहीं होती। अब तक हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ लिया, जहां सेल को कोई एनर्जी यानी एटीपी खर्च नहीं करनी पड़ती। लेकिन क्या होगा अगर सेल को कोई ऐसी चीज चाहिए जो बाहर बहुत कम मात्रा में हो? तब सेल क्या करेगी? यही काम आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल को एटीपी यानी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पदार्थ अपने आप नहीं चलता बल्कि सेल उसे जबरदस्ती अपने अंदर खींचती है। मान लीजिए सेल के बाहर किसी पदार्थ की मात्रा कम है, लेकिन सेल को उसकी बहुत जरूरत है। ऐसी स्थिति में सेल उसे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर ले जाती है, यानी प्रकृति के सामान्य नियम के उल्टी दिशा में मूवमेंट कराती है। और इसी काम के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन पंप्स एंड एटीपी एनर्जी। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है। अगला आता है बल्क ट्रांसपोर्ट। जब सेल को बहुत बड़े पार्टिकल्स या ज्यादा मात्रा में पदार्थों को अंदर या बाहर भेजना होता है तो वह बल्क ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। एक, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है सेल का बाहर की चीजों को अंदर लेना, या आसान भाषा में कहें तो सेल बाहर की चीजों को निगल लेती है। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है अमीबा। यह अपना भोजन इसी प्रोसेस से अंदर लेता है। अब यहां भी दो प्रकार होते हैं। पहला, अगर सेल सॉलिड फूड निगले तो उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर सेल लिक्विड को अंदर ले तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस का बिल्कुल अपोजिट समझिए। एक्सोसाइटोसिस में सेल अपने अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल्स या हार्मोन्स को बाहर निकालती है, यानी जो चीज सेल के अंदर नहीं रहनी चाहिए उसे बाहर भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए कई एंडोक्राइन सेल्स अपने हार्मोन्स को इसी प्रोसेस के द्वारा बाहर रिलीज करती हैं। अब तक हमने सेल की बाहरी स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझ लिया। अब चलते हैं सेल के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर, सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकाओं की तरफ। इन्हें आप सेल की फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं। हर ऑर्गेनेल का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर सबसे ज्यादा इनके निकनेम्स और फंक्शंस पर क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए एक एक करके सभी ऑर्गेनेल्स को आसान भाषा में समझते हैं। पहला है न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन या बॉस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर होने वाले लगभग सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस और एक्टिविटीज का कंट्रोल यहीं से होता है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अब इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली होती है। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे जैसी संरचनाएं मौजूद रहती हैं जिन्हें क्रोमैटिन फाइबर्स कहा जाता है। ये क्रोमैटिन वास्तव में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो यही क्रोमैटिन सिकुड़कर क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। यही सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। साथ ही यही सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी डीएनए को सुरक्षित रखता है और अगली जनरेशन तक पहुंचाने का काम भी करता है। इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों की मैच्योर रेड ब्लड सेल्स यानी न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी वे अपना मुख्य काम यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सफलतापूर्वक करती हैं। बस न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया तो इससे जुड़े लगभग सभी एमसीक्यूज आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं सेल की, प्रोटीन फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, यानी राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें साथ में समझते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर बनने वाला हर प्रोटीन यहीं तैयार होता है। सबसे पहले जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम की खोज की थी, इसीलिए राइबोसोम को पैलेड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। राइबोसोम सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनेल माना जाता है। इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसे मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल कहते हैं। यह मुख्य रूप से आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य काम है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का निर्माण करना। नेक्स्ट, 70S वर्सेस 80S राइबोसोम। अब आते हैं एग्जामिनर के फेवरेट ट्रैप पर। सबसे पहले यह समझिए कि यहाँ S का मतलब साइज नहीं बल्कि स्वेटबर्ग यूनिट होता है। यह राइबोसोम की सेडिमेंटेशन रेट यानी उसकी डेंसिटी बताता है। एक और बात, हर राइबोसोम 2 सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। नेक्स्ट, 70S राइबोसोम। यह प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है, साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S राइबोसोम होता है। इसके 2 भाग होते हैं, 50S और 30S को जोड़ने पर 80S नहीं बल्कि 70S राइबोसोम बनता है। ध्यान रखिए, यह गणित वाला जोड़ नहीं है। नेक्स्ट, 80S राइबोसोम। यह यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, 60S + 40S = 80S। अब राइबोसोम के 2 प्रकार समझते हैं। पहला, फ्री राइबोसोम। ये साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जिनका उपयोग सेल के अंदर ही होता है। दूसरा, बाउंड राइबोसोम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी RER की सतह पर जुड़े रहते हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्हें सेल के बाहर भेजना होता है, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स और दूसरे सिक्रीटरी प्रोटीन्स। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसे सेल का हाईवे या इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर बनने वाले पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम यही करता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। ER न्यूक्लियस से जुड़ी हुई पतली नलियों और थैलियों का एक जाल होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम RER। इसकी सतह पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसी कारण यह खुरदरी दिखाई देती है। इसका मुख्य काम है प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट। 2, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम SER। इसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए यह चिकनी दिखाई देती है। इसका मुख्य काम है लिपिड या फैट का निर्माण, डिटॉक्सिफिकेशन यानी दवाइयों, जहर या अल्कोहल जैसे हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ER सेल के अंदर पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करता है। सेल को इंटरनल सपोर्ट यानी आंतरिक ढांचा भी प्रदान करता है। अब तक हमने राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को समझ लिया। अब चलते हैं सेल के पैकेजिंग डिपार्टमेंट और क्लीनिंग डिपार्टमेंट की ओर, यानी गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी को सेल का पोस्ट ऑफिस या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर जो सामान बनता है उसे सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। नेक्स्ट, डिस्कवरी। गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी और प्लांट्स में इसी स्ट्रक्चर को डिक्टियोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। गोल्गी बॉडी कई चपटी थैलियों से मिलकर बनी होती है। ये थैलियां एक के ऊपर एक रखी रहती हैं। इन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। अगर आसान भाषा में समझें तो यह बिल्कुल किताबों के ढेर या प्लेटों की स्टैक जैसी दिखाई देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, गोल्गी बॉडी का काम क्या है। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो प्रोटीन और लिपिड बनाता है, गोल्गी बॉडी उन्हें मॉडिफाई करती है, पैक करती है और फिर उनकी जरूरत के अनुसार सही जगह डिस्पैच कर देती है। यानी गोल्गी बॉडी सेल का पैकेजिंग और डिस्पैच सेंटर है, इसीलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम।
अब बात करते हैं सेल के क्लीनिंग डिपार्टमेंट की, यानी लाइसोसोम की। लाइसोसोम को सुइसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है और यही इसका सबसे फेमस निकनेम भी है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन दे दुबे ने की थी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी हुई छोटी सी थैली होती है। इसके अंदर बहुत शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं। ये एंजाइम्स किसी भी बेकार पदार्थ को तोड़कर खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन। लाइसोसोम का मुख्य काम है सेल के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल्स, पुराने ऑर्गेनेल्स और बैक्टीरिया या दूसरे हानिकारक पदार्थों को डाइजेस्ट करना, यानी यह सेल का क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। अब सुनिए एग्जामिनर का फेवरेट सवाल। अगर सेल बहुत बूढ़ी, खराब या डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फट सकती है और उसके अंदर मौजूद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। इसी कारण लाइसोसोम को सुइसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट 1 यही समाप्त होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट फाइनल पार्ट में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने समय का उचित उपयोग करें, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। इसे फालतू चीजों में जाया ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।